चलिए, जय हिंद। आज फिजिक्स का चौथा दिन है, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले, इससे पहले हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो देखिए। हम लोग इसको देखते हैं पहले। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ करके आते हैं। यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आता है, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग कल देखे थे शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। यानी कि शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है, कार्य बटे क्या होता है? समय होता है। कार्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वर्क से, और समय को हम लोग टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यही देखिए, टाइम जब इधर आएगा तो शक्ति इंटू क्या? समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्य। तो वही कार्य बराबर क्या हो जाता है? शक्ति गुना समय। तो पहला शक्ति बराबर क्या लिखेगा? कार्य बटे समय। दूसरा हम क्या लिखे? कार्य बराबर शक्ति गुना क्या हो जाएगा? समय। ये तो जान रहे हैं अभी। अब देखिए, दूसरा जो शक्ति बराबर होता है ये भी आई होता है। भी फोर क्या है यहाँ पे? भी बराबर है विभवांतर। क्या है ये? भी बराबर है विभवांतर, और आई जो है ये क्या है? विद्युत धारा है। ये क्या है? विद्युत धारा। यानी कि P बराबर क्या होता है? भी आई होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक और शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है, बल गुना क्या होता है? वेग होता है। बल गुना क्या? वेग। बल का मात्रा क्या होता है? फोर्स। और वेग का क्या होता है? वेग को हम लोग इंडिकेट करते, सॉरी, बल जो होते हैं, बल को डिनोट करते हैं F से, वेग को डिनोट करते हैं V से। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर हम लिखे हैं शक्ति गुना समय होता है। तो शक्ति की जगह हम लोग भी आई लिखें क्या? यहाँ पे भी आई लिख सकते हैं। तो भी आई हो गया, T4 क्या हो गया? टाइम। तो कार्य बराबर डायरेक्टली मेरा क्या निकल गया? भी आई टी। समझ गए? ये फॉर्मूला आप लिखने और इससे याद रखिएगा। तो एक बार देख लेते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि W/T। कार्य बराबर शक्ति गुना समय। P बराबर होता है भी आई, P बराबर होता है FB, कार्य बराबर होता है भी आई टी। समझ गए? अब देखिए, कल के वीडियो में हम जो है वहां पे बताए हैं अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल के बारे में बताए हैं, सरल मशीन के बारे में बताए हैं, उत्तोलक के बारे में बताए हैं, पूरा ट्रिक के साथ बताए हैं। उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये कुछ एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है। जैसे सौर सेल है, तो सौर सेल क्या करता है? सौर सेल क्या है? जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, सूर्य से हम लोग क्या लिए? सूर्य प्रकाश ऊर्जा ले लिए। प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? वो किस में कन्वर्ट करते हैं? उससे हम लोग प्रकाश ऊर्जा को स्टोर करते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं? विद्युत बल्ब जलाते हैं। तो यही ना, यानी कि प्रकाश को वो कन्वर्ट किस में किया? विद्युत में कन्वर्ट किया। ये किसको किस में? प्रकाश को जो होता है, प्रकाश को किस में कन्वर्ट किया? विद्युत में। किस में कन्वर्ट किया हूँ? प्रकाश को ये विद्युत में कन्वर्ट किया। पहला याद रहेगा, सौर सेल, सौर ऊर्जा से लिया प्रकाश, लिया सौर से प्रकाश लिया, उसको कन्वर्ट किस में किया? विद्युत में। दूसरा देखिए, डायनेमो। डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत मोटर में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? ये विद्युत मोटर में। यांत्रिक ऊर्जा समझते हैं, डायनेमो के माध्यम से किसी चीज को हम लोग जोर से क्या करते हैं? घुमाते हैं, ठीक है। उसमें यांत्रिक ऊर्जा रहता है, और वो यांत्रिक ऊर्जा जब जोर से घूमता है तो क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक पैदा करता है ना, करंट पैदा करता है, जिससे क्या होता है? बल्ब जलता है। जैसे आप देखे होंगे, मशीन सब देखे होंगे, जनरेटर सब देखे कि नहीं, उसमें घुमाने वाला रहता है, और वही कन्वर्ट जो उसमें यांत्रिक ऊर्जा रहता है उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत में। तो यांत्रिक को किसमें कन्वर्ट करेगा? विद्युत में। जस्ट विद्युत मोटर जो होता है इसका ऊर्जा उल्टा होगा। ये विद्युत को किसमें कन्वर्ट करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें हो? यांत्रिक ऊर्जा में। समझिएगा, पहले डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। तीसरा है माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन का मतलब है, जैसे अभी आप देखिए ईयरफोन होता है ना, ईयरफोन में आप क्या करते हैं? बोलते हैं,
ईयरफोन में आप बोलते हैं, बोलने के बाद क्या होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, विद्युत में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है वो, विद्युत में। यानी कि बोलने को हम लोग ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कन्वर्ट होगा किस में, विद्युत में। समझ गए, ध्वनि किस में कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत में। जैसे आप देख लीजिए ये जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। याद रहेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जैसे देखिए, लाउड स्पीकर क्या होता है, जैसे बाजा है, ठीक है, बाजा में यदि लाइन नहीं देंगे, यदि करंट उसमें नहीं देंगे, क्या वो बजेगा, क्या नहीं बजेगा। मतलब उसमें करंट जब देते हैं तो तभी तो वो बजता है। तो यानी कि करंट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्वनि में। समझ रहे हैं कि नहीं, करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्वनि में। तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। ये विद्युत जो है, विद्युत को किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में। किस में, ध्वनि ऊर्जा में। याद रहेगा, ये विद्युत को किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में। तीसरा देखते हैं सितार। ये जो सितार होता है, सितार हम लोग क्या करते हैं, बजाते हैं। उसमें क्या रहता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या रहता है उसमें, जब ऊर्जा दिखाई ना पड़े तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा हम लोग जब बजाते हैं वो कन्वर्ट होता है किस में, ध्वनि में, है ना। बाजा उधर से आवाज निकलता है ना वो, तो यानी कि वो कन्वर्ट किस में होता है, ध्वनि में। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि में परिवर्तित करता है। याद रहेगा। पहला क्या देखे, सौर सेल। सौर सेल सूर्य से प्रकाश प्राप्त हुआ, उसको कन्वर्ट किस में किया, विद्युत में। समझ गए। दूसरा डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक है, उसको कन्वर्ट किया विद्युत में। दूसरा विद्युत मोटर, विद्युत को यांत्रिक में, उल्टा हो गया। तीसरा हम लोग देखें माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ये ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। वही लाउड स्पीकर इसका जस्ट अपोजिट है, ये विद्युत को किस में कन्वर्ट करेगा, ध्वनि में। याद रहेगा। तीसरा कंडीशन हम लोग देखें सितार के बारे में। सितार यांत्रिक को किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि में। समझ गए, सितार यांत्रिक को किस में, ध्वनि में। अगला चलते हैं, ये विद्युत सेल है। विद्युत सेल क्या होता है, जैसे आप बैटरी देखे हैं, क्या बैटरी देखे हैं ना, बैटरी में पहले से कौन सी एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा उसमें स्टोर रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा स्टोर रहते हैं। और उसको हम लोग, उससे हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। यानी कि ये रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा जो होता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट हो करेगा, विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा हूं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में ये कन्वर्ट करता है। क्या आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग इंजन। अब इंजन क्या करता है बताइए तो, इंजन क्या करता है, इंजन में कौन सी ऊर्जा रहती है, इंजन में उष्मीय ऊर्जा रहती है। इंजन जो होता है उसमें उष्मीय ऊर्जा रहता है। ये उष्मीय ऊर्जा को, समझिएगा, उष्मीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रकाश को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में। किस में, प्रकाश ऊर्जा जो है, प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा हूँ, विद्युत ऊर्जा में। याद रहेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो हम लोग देखते हैं, एक बार रिकॉल देख लेते हैं। विद्युत सेल में क्या बताएं, विद्युत सेल में पहले से बैटरी में क्या रासायनिक ऊर्जा होती है, उसमें हम लोग करंट क्या करते हैं, पैदा करते हैं। यानी कि विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा देखिए इंजन। इंजन में क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोल जैसे डालते हैं इंजन में, पेट्रोल वहां पे क्या होता है, जलता है। तो जलने से क्या मतलब, उष्मा पैदा हुआ। उष्मा जो पैदा हुआ वही एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में, यांत्रिक में। किस में कन्वर्ट होगा, यांत्रिक में। याद रहेगा। दूसरा हम लोग देखें प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत है ना हो, इसी में छुपा हुआ। देखिए वो प्रकाश ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत लिखल है, तो प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। क्या इतना चीज याद रहेगा। वही बल्ब को ले लीजिए। बल्ब क्या करता है बताइए तुम, बल्ब करता है कि जो विद्युत उसको मिलता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। समझ गए, बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कोयला क्या करता है बताइए, कोयला करता है, उसमें कोयला में रासायनिक एनर्जी रहता है, रासायनिक ऊर्जा पहले से रहता है। रासायनिक ऊर्जा को वो किस में कन्वर्ट करेगा, उष्मीय ऊर्जा में। क्या इतना चीज याद रहेगा, आपको याद रहेगा ना। तो चलिए
चलिए हम लोग देख लिए शक्ति, शक्ति का जितना फॉर्मूला था उसको हम लोग देख चुके हैं। दूसरा सौर सेल, डायनेमो, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सितार, विद्युत सेल, इंजन, प्रकाश, विद्युत बल्ब के बारे में देखे, कोयला के बारे में देखे, इन सबों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। समझ गए ना? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ध्यान से, पहले होता क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, क्या अभी कल्पना कभी किए हैं कि कोई वस्तु है, जब हम लोग ऊपर उसको ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आता है? आखिर वो आखिर नीचे क्यों आता है? कोई फल देखिए, पेड़ में फल लगे हुए हैं, तो पेड़ में फल लगा हुआ है, फल आखिर नीचे क्यों गिरता है? वो ऊपर भी तो गिर सकता है, नहीं गिर सकता है? गिर सकता है ना, नहीं गिरता है। लेकिन क्यों नहीं गिरता है? दूसरी बात देखिए, जिससे आप कोई भी वस्तु ऊपर से छोड़िएगा तो वो आके कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? आखिर वहाँ पे कोई एक फोर्स काम करता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी में जो है बहुत बड़ा क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो ये कैसे पैदा होता है? आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कैसे होता है? आप किसी भी चीज को, किसी भी, जैसे गाड़ी देखिए, गाड़ी को फुल स्पीड में आप चलाइए, जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन को आप फुल स्पीड में चलाइए और उसमें थोड़ा सा क्या रहे, जितना वेट रहेगा उसमें वेट भी रहना चाहिए और फुल स्पीड भी रहना चाहिए, ठीक है, स्पीड भी रहना चाहिए। जब आपके पास से गुजरेगा ना, वो आपको क्या करेगा? हिला के रख देगा, रखेगा कि नहीं? तो यानी कि वहां पे भी क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार हो रहा है, एक फोर्स तैयार हो रहा है कि नहीं, जो उसके स्पीड के कारण तैयार हो रहा है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी क्या करती है? चक्कर लगाती है, ठीक है, इसी के कारण तैयार होते हैं। तो अब समझिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जैसे मान लिया जाए एक ये क्या है? ये पिंड है, समझ लीजिए ध्यान से इस इक्वेशन, ये पिंड है और दूसरा पिंड क्या है आपका? ये पिंड है। ध्यान से समझिए, ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है। पिंड का सेंटर पॉइंट ये है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ये पिंड का क्या है? सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम लोग क्या बोलते हैं? आर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। समझिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान हम लोग क्या मान लेते हैं? m1। क्या मान लिए इसको? m1। और इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान बोले तो मास, मास को हम लोग m से डिनोट करते, तो m1 मान लिए। इसका द्रव्यमान हम लोग क्या मान लिए? m2। ये तो समझ गए। अब दोनों वस्तु क्या करता है? जैसे एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है, दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे की ओर फोर्स लगाता है, समझ गए, जिसमें जिसका ज्यादा फोर्स रहेगा वो क्या करेगा? वो अपनी ओर उसको खींच लेगा। जैसे पृथ्वी और कोई भी वस्तु देखिए, ठीक है, वस्तु भी अपनी ओर से उतनी ही ताकत लगाता है जितनी पृथ्वी लगाता है। चूंकि पृथ्वी के पास ज्यादा ताकत रहता है तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। तो वही बात यहाँ पे भी है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है बताइए? तो फोर्स लग रहा है। क्या लगेगा? फोर्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, यह नियम जो होते हैं न्यूटन ने दिया। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया है, समझ गए। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन। पहले तो बात यही याद रखना है आपको। दूसरी बात देखिए, न्यूटन ने क्या बोला? ये जो F है ना, ये F है जो है, दोनों के द्रव्यमान जो है m1 और क्या है? m2। m1 और क्या है? m2। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल, किसका? गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब समझते हैं? सीधा सीधा। इनवर्सली का मतलब वो उल्टा, यस नो, ठीक है। तो वही बात है, फोर्स जो है दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? ये बोला पहला कथन। दूसरा कथन क्या बोला? ये जो है ना डिस्टेंस का क्या होता है? इनडायरेक्टली होता है। डिस्टेंस का क्या होगा? इनडायरेक्टली। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा।
समझ रहे हैं मेरी बात को? डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना ज़्यादा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम। समझ गए? इन्वर्सली का मतलब यही होता है। इन्वर्सली मतलब 1/, यानी कि किसका होता है? दूरी के स्क्वायर का। किसका? दूरी के स्क्वायर का। देखिए, यानी कि दोनों के जो मास हैं उनके गुणनफल का क्या होता है? ये डायरेक्टली, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के वर्ग का क्या होता है? ये इन्वर्सली। समझ गए? कौन? फोर्स। अब समझिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, या नहीं भी मानिए इक्वेशन, चलिए हटा देते हैं। ठीक है, दोनों में बताओ कॉमन क्या आ रहा है? ये बताओ मुझे। दोनों में कॉमन आ रहा है एफ आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन्वर्सली, ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए m1 है गुना m2 है, गुना क्या हो जाएगा बताइए? तो 1/r²। समझ गए हो? तो इसको क्या लिखेगा बताइए? f इज डायरेक्टली m1 इंटू m2 बाय क्या होता है? r²। अब देखिए, ये जो साइन है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। इसको हटाने के लिए कोई ना कोई मान जरूर आएगा। ठीक है, कहीं भी रहेगा ना। जिससे आप कोई गैसियस नियम देख लीजिए, गैसियस लॉ जो होते हैं, गैसियस लॉ जानते हैं कि नहीं? जैसे PV बराबर nRT होता है, वो भी हम आपको प्रूफ करके बताएंगे दूसरे जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो F डायरेक्टली क्या होते हैं? m1 इंटू m2/r²। इसको क्या बोलते हैं? समानुपातिक राशि। कौन सी राशि? समानुपातिक। इसको हटाने के लिए कोई ना कोई चीज तो आएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है? F बराबर, जैसे इसको हटाएंगे तो इसके बदले आ रहा है G। क्या लिखेंगे? m1 इंटू m2 बाय क्या हो गया? r²। समझ गए हो? तो F बराबर G4 क्या हो गया? द्रव, ये जो ग्रेविटेशनल है ना, जो दोनों के बीच में लग रहा है, उसी को तोड़ने के लिए क्या आ गया? G आ गया। G4 ग्रेविटेशनल होता है। समझ गए? गुरुत्वाकर्षण। तो F बराबर G m1 इंटू m2 बाय क्या हो गया? r²। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, इस G का जो वैल्यू होता है, हालांकि G को हम प्रूफ करके इसका वैल्यू बता देते हैं, लेकिन फिलहाल इसको देखिए। अभी G का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। क्या होता है? 10⁻⁻11। ठीक है, और इसका देखिए मात्रक क्या होगा? 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये मात्रक जरूर याद रखिएगा। समझ गए? मात्रक बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो G का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। क्या आप इसको लिख चुके हैं? लिख चुके हैं? तो फिलहाल इसको देखिए, ये मात्रक F बराबर क्या होता है? G m1 इंटू m2 बाय क्या होता है? r²। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, G का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। ये तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी में से थोड़ा इसको मिटा सकते हैं ना। देखिए, इसको जब हम लोग मिटा दिए, अब ये मात्रक आया कैसे? ये समझिएगा। हम लोग जानते हैं F बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? G m1 इंटू m2 बाय क्या हो गया? r²। तो यहाँ पे देखिए, ये r² डिवाइड में इधर किस में? भाग में, गुना में F r², ये गुना में इधर किस में? मल्टीप्लाई में m1 इंटू m बराबर क्या निकल गया बताइए? तो G निकल गया हो। अब देखिए, ये जो F है, हम बताए हैं फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब m1 इंटू m2 हम लोग बोले हैं मास का क्या होता है? kg होता है, और मास का क्या होता है? kg इंटू kg। क्या लिखेगा बताइए? kg²। तो G बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा? kg²। समझ गए हो? इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। कभी कभी इसका डायमेंशन पूछ लेता है, विमाएं। क्या पूछ लेता है? विमाएं। समझिएगा विमाएं कैसे निकालेंगे। न्यूटन है ना, F बराबर क्या होता है बताइए? तो फॉर्मूला F बराबर होता है ma। तो यानी कि न्यूटन बराबर हम लोग लिखते हैं F बराबर क्या होता है? ma। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन।
एक्सक्लेरेशन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, एल टी पर पावर -2 बोलते हैं कि नहीं, सॉरी इसको हटाइए, मास इंटू एक्सक्लेरेशन होता है इंटू r² बटे क्या, m1 इंटू m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m हो गया इंटू एक्सक्लेरेशन का क्या होता है, एक्सक्लेरेशन का मात्रा क्या होता है बताइएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड बोलते हैं, नीचे आ जाएगा टाइमिंग इंटू r² बटे m1 इंटू m2 समझिएगा, m1 इंटू m2 सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर, बोले तो टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं, समझिएगा। m1 यानी कि ये क्या है, मास है, मास कैंसिल ना हो, कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर में बताइए तो, ये यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे क्या बचा, एक्सक्लेरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये मीटर है, मीटर हो गया। मीटर जो होता है ये लंबाई, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं m से, दूरी के लिए भी विमाएं आता है m², ठीक है। और उसके बाद बटे हो गया क्या, m1 बोले तो क्या, इसके लिए m के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा m जो होता है इसके लिए l, फिर इसके लिए भी क्या आएगा l², यहाँ पे मास के लिए m, टाइम के लिए क्या आता है t, ठीक है, यानी कि t आता है। अब समझिएगा इसको क्या लिखेंगे, LQ बटे m² इसको क्या लिखेंगे, m पर पावर -1 LQ t पर पावर -2, समझ गए। यानी कि सिंपली इतना चीज नहीं करना है, सिंपली देख लीजिए क्या इसका विमाएं निकला, ठीक है। इसकी विमाएं जो होती हैं m पर पावर -1 l पर पावर 3 और t पर पावर क्या होता है -2, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल देख लीजिए, अभी हम लोग क्या देख लिए, g का वैल्यू निकालने के लिए समझ चुके हैं, समझ गए। दूसरा है f बराबर क्या होता है, m1 इंटू m2 बाय क्या होता है r², और ये यहाँ पे क्या हो गया g। हम लोग एक चीज और जानते हैं, f बराबर क्या होता है ma, मास इंटू एक्सक्लेरेशन, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे a के बदले क्या आएगा, g आएगा, क्या आएगा, g आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे बताइए ma होता है f बराबर, तो इसकी जगह हम लोग mg लिखें क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं ना, तो चलिए mg हो गया, mg बराबर क्या हो गया, g, m हो गया m1 इंटू, अब ये देखिए मान लिया जाए ये कोई पिंड है, ये क्या है, कोई पिंड है, और इसको हम लोग क्या मान लिए, अर्थ मान लिए, क्या मान लिए, इसको अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये अर्थ हो गया और ये कोई पिंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r², m क्या हो गया, कैंसिल, तो g बराबर बताइए, ये g हो गया me अपॉन क्या लिखिएगा, r² होगा कि नहीं बताइए तो। me फॉर क्या हो गया, m हो गया अर्थ, यानी कि अर्थ का क्या है ये, मास, मास ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो g बराबर फॉर्मूला आपका क्या निकल गया, g बराबर निकला gme अपॉन r²। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए ये किस पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करता है, और ये कभी भी पिंड पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करेगा सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान पे, किस पे डिपेंड करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पे, और पृथ्वी की किस पे, त्रिज्या पे, किस पे डिपेंड करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पे। अब हम लोग इसको चलते हैं आगे थोड़ा सा लेकर के, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें से इसका मान, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसका, ये इसका क्या है, भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री, इसको 5, इसको क्या बोलते हैं 5, इसी को शांत पेटी, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें जरूर हम आपको बताएंगे, इसको शांत पेटी बोलते हैं, ठीक है। इसका लिए मान लिया जाए इसका केंद्रीय पॉइंट कहाँ है, ये इसका हो गया केंद्र, ये इसका क्या हो गया, केंद्र, और ये इसका क्या हो गया, भूमध्य रेखा, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा,
क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा, मतलब जो बीच में रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसके इधर जब चलिएगा तो ये जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? कर्क रेखा। इधर जो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। यार हम लोग ज्योग्राफी में घुस गए, देखो चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं जब घुस गए तो यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। यहाँ पे आपका 60 से 65 डिग्री चलता है, ये 30 से कितना चलता है? 30 से कितना चलता है? ये 35 चलता है। यहाँ पे एक और लाइनिंग बनेगा, हालांकि कुल 7 पेटियां होती हैं पृथ्वी पे। कुल कितनी पेटियां? 7 पेटियां होती है, वो हम लोग ज्योग्राफी में बताएंगे आपको हर एक पेटी। तो फिलहाल इसको देखते हैं। और ये जो होता है, ये दोनों क्या है दोस्तों? ध्रुव है। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये 90 डिग्री और ये भी आपका कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझिएगा, इसी में सब कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब देखिए, इसको हम लोग देते हैं मिटा, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, हम लोग क्या बना लिए? इसको भी बोलते हैं पोल। पोल बोले तो ध्रुव, इसको भी क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। कौन सा पोल बोलेंगे? नॉर्थ पोल। इसको कौन सा पोल बोलेंगे? साउथ पोल, ठीक है। इसको कौन सा पोल? साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ भी क्या बता सकते हैं आप? नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति बताइएगा, ठीक है, जो 1909 में पहुंचा था, हम डेट भी बता दिए। दूसरा साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो 1911 में पहुंचा था, उसका नाम जरूर कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग मान देखने वाले हैं जी का। किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। किसका मान देखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान देखिएगा ध्यान से भी, जी का मान देखेंगे। सबसे पहले जी का मान जो होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम किसको बोलते हैं? महत्तम को। मैक्सिमम बोले तो महत्तम। मैक्सिमम यहाँ पे होता है, जी का जो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। जी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। दोनों ध्रुव पे जी का मान क्या होता है? महत्तम। और ये जो दोनों पोल देखिए भूमध्य रेखा पे, यहाँ पे जो है जी का मान क्या होगा? मिनिमम होगा। भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होगा? मिनिमम। और ये जो केंद्र है, यहाँ पे जी का मान क्या होता है? 0 होता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो दोनों ध्रुव पे क्या होता है? जी का मान क्या होगा? मैक्सिमम बोले तो महत्तम। और यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब समझिए, जब वस्तु इधर से इधर जाएगा, किधर से किधर? भूमध्य रेखा से कहाँ जाएगा? ध्रुव की ओर। कहाँ जाएगा? भूमध्य रेखा से। इतना तो समझ रहे हैं जी। ये ध्रुव से किधर जाएगा? भूमध्य रेखा की ओर। तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बता सकते हैं। चूंकि वस्तु इधर से इधर जा रहा है, कम से ज्यादा में जा रहा है, तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा ना हो। जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। वही जब वस्तु इधर से इधर आएगा, इधर से किधर आ रहा है? यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बताइए जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा ना हो। जी का मान क्या होगा? घटेगा। समझे कि नहीं? तो ये देखिए, अभी जी बराबर यहाँ पे गया तो क्या बढ़ रहा है? जी बराबर यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट समझे। उसी प्रकार नीचे में भी होता है, यानी कि इधर यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ जरूर आप फिगर बना लीजिए, सब फिगर पे ही टूटा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताइए जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। जी के मान में परिवर्तन, देखिएगा परिवर्तन, केंद्र पर जी का मान क्या होता है बताइए तो? 0 ना, 0 होता है, ठीक है। दूसरा, ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, ये तो भाई बताए है ना। तीसरा, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है,
ये भी बताएं अभी। दूसरा बताएं, कहाँ से? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ध्रुव की ओर। ये जिधर तीर रहेगा उधर न जाएंगे। ध्रुव की ओर जाने पर जी क्या होगा बताइएगा तो? बढ़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार ध्रुव से कहाँ जा रहे हैं? भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा में तो जी का मान क्या होगा बताइए तो? घटेगा। समझे कि नहीं? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। दूसरा देखिए, ये समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? इसी में से अगला पॉइंट और लिखते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, समझे कि नहीं हो? जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है। अब देखिए, जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर जाता हो तो वस्तु का भार क्या होगा? बढ़ा प्रतीत होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे आता हो तो वस्तु का भार क्या होगा बताइए तो? घटा प्रतीत होगा। ये सब तो प्रैक्टिकल भी आप लोग कर सकते हैं। तीसरी बात देख लीजिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए जी? हम क्या बोल रहे हैं कि जब देखते होंगे लिफ्ट का ऊपर जाता है, जैसे झुलवे देख लीजिए, लिफ्ट को छोड़िए, झुलवा देख लीजिए। ठीक है, तारा मछली का झुलवा देखे होंगे, तारा झुलवा, है ना? तो तारा झुलवा वाला में क्या होता है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके सही में लगे हाँ वेट है। ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं वेट है, लेकिन वही जब झूला नीचे आएगा ना तो क्या लगेगा आपको कि मेरे सही से पूरा वेट ही गायब हो गया। ठीक है, कहीं हम लोग उड़ ना जाए, ऐसा लगता है कि नहीं? ये सब प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है। उसके बाद क्या बोले, जब एक समान वेग से ना उसका वेग बढ़े ना उसका वेग घटे, धीरे धीरे ऊपर या नीचे जाए तो आपको कुछ भी प्रतीत नहीं होगा, ना भार घटेगा ना भार बढ़ेगा। समझ गए? तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि जब लिफ्ट में जो होता है, लिफ्ट में हम लोग बैठे हैं, ठीक है, लिफ्ट की डोरी ऊपर से अचानक से क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, टूट गया तो वैसे कंडीशन में क्या होगा बताइएगा? तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? वस्तु जो मुक्त पिंड की भांति, मुक्त पिंड का मतलब क्या है? बिना अवरोध के वो नीचे आकर के क्या होगा? गिरेगा। समझ गए? नीचे आके क्या होगा? गिरेगा। दूसरी बात, जब लिफ्ट की गति ज़्यादा, बोले ना कि जब झुलवा की गति ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसमें बैठा आदमी ऊपर उड़ जाएगा, होगा कि नहीं? तो जी जब झूले की गति ज़्यादा फास्ट हो जाएगा उसमें बैठा व्यक्ति क्या होगा? मुक्त पिंड की भांति ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए ना। 5 पॉइंट आप जरूर याद रखिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे
इससे पहले हम लोग जी के बारे में बता चुके हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। कब भारहीनता की स्थिति होगी कब नहीं होगी ये सब कुछ बता चुके हैं। अब समझिएगा, ये जो पहला देखते हैं उपग्रह, उपग्रह आप समझते हैं क्या? उपग्रह के बारे में जानते हैं? अभी देखिए उपग्रह क्या होता है कि जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा यानी कि परिक्रमा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह की परिक्रमा करे उपग्रह कहते हैं। और जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, ग्रह यानी कि ग्रह किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। और उपग्रह किसकी परिक्रमा करता है? ग्रह की। अब देखिएगा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सबसे पहला क्या लिखे हैं? उपग्रह जो होता है उसका जो कक्षीय वेग होता है, कक्षा का वेग, वेग मतलब क्या? वो जिस कक्षा में स्थापित किया गया। जैसे अभी देखिए हाल ही में सुनीता विलियम्स आई है ऊपर से, ठीक है। वो कहाँ से आई है बताइए तो? अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष में वो रुकी कहाँ थी बताइए? अंतरिक्ष में ऐसे तो नहीं जाके छोड़ दिया गया था। अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन है। क्या है? स्पेस स्टेशन। जैसे यहाँ पे 2 BHK या 3 BHK का घर होता है ना, तो वैसे वहाँ भी 3 BHK या 4 BHK का ऐसे कहीं घर है वहाँ पे, ठीक है। 3 BHK का शायद है, 3 BHK का वहाँ भी क्या है? एक घर है। जो हमेशा अंतरिक्ष में क्या करता है? वो तैरते रहता है। क्या करता है? वो तैरते रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी तैरता है ना, वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या करता है? वो पृथ्वी की परिक्रमा। वो दिन में 3 बार परिक्रमा कर लेता है, दिन रात में पृथ्वी का। एक बार में 8 घंटा में वो कर लेता है, समझ गए। यहाँ से कितना हाइट पे रहता है? 300 से 400 किलोमीटर हाइट पे वो रहते हैं एक्चुअली में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कक्षीय वेग क्या होता है? जिससे हमारा कक्षीय वेग क्या है? हमारा कक्षीय वेग क्या है? हम यहाँ से ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी पर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यानी कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना लगते हैं? 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट का जो समय लगता है, तो मेरा कक्षीय वेग कितना हो गया? 15 मिनट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, तो उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। जैसे देखिए जो उपग्रह जिसकी परिक्रमा करेगा, जिससे पृथ्वी मान लिया जाए किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? चंद्रमा की। सॉरी, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा की, ठीक है। तो पृथ्वी से जितना ज्यादा हाइट पे रहेगा ना चंद्रमा, उसका जो कक्षीय वेग होगा उतना ज्यादा होगा। सॉरी, गलत बोल दिया। तो यानी कि उपग्रह जो होता है कि जैसे पृथ्वी से जितना ज्यादा दूर रहेगा चंद्रमा, उस ग्रह उसका कक्षीय वेग उतना क्या होगा? कम। कम का मतलब समझ रहे हैं? वो उतना कम दूरी से कम क्या होगा? घूमेगा। उतना कम स्पीड से क्या करेगा? वो घूमेगा। तो यही बात है, ऊंचाई ज्यादा रहेगा तो उपग्रह का कक्षीय वेग क्या रहेगा? कम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऊंचाई ज्यादा, उपग्रह का कक्षीय वेग कम। ऊंचाई कम, उपग्रह का कक्षीय वेग ज्यादा। मतलब जब कम ऊंचाई पे रहेगा ना, तो वो जल्दी क्या करेगा? वो चक्कर लगाएगा। समझ गए हैं? जल्दी क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। इसीलिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वो 300 से 400 किलोमीटर पे है। तो वो क्या करते हैं? दिन में रात में 24 घंटा में वो 3 बार चक्कर लगा लेता है। यही एक होता है भू अस्थायी उपग्रह। इसका जो ऊंचाई होता है, ये कितना ऊंचाई पे रहता है? इसकी ऊंचाई रहती है 36,000 किलोमीटर। कितना हाइट पे रहता है? ये हाइट कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। इसकी हाइट कितनी है? 36,000 किलोमीटर। अब देखिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन 3 बार लगा रहा था, लेकिन इसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है। तो यानी कि ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। कितना घंटा में? 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। चक्कर लगाता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा ना, वैसे वैसे ये भी घूमने वाला है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ये किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की, ठीक है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब घूमता है और ये भी पश्चिम से क्या करेगा? पूरब घूमेगा, ठीक है। इसका भी कितना होता है? कक्षीय वेग का समय कितना होता है? 24 घंटा होता है। कितना हाइट पे होता है? 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, हम क्या बोले? उपग्रह का कक्षीय वेग उसके हाइट पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, हाइट ज़्यादा रहेगा, उपग्रह का कक्षीय वेग कम रहेगा। हाइट कम रहेगा, उपग्रह का कक्षीय वेग ज़्यादा रहेगा। याद रहेगा ना। दूसरा, उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। अब देखिए
कक्षीय वेग जो होता है, जो उसकी कक्षा होती है, वहाँ पे आप यदि 2 kg का वस्तु भी रखिएगा तो उसी वेग से वो गति करेगा। ठीक है, आप 2 कुंटल का भी रखिएगा तो वो उसी वेग से गति करेगा। 2000 कुंटल का भी रख दीजिएगा तो वो उसी वेग से गति करेगा। मतलब वो उसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। समझ चुके हैं कि नहीं? समझ गए ना? तो उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, ये पॉइंट याद रखना है। उसी प्रकार भू-अस्थायी उपग्रह जो होता है उसको कितना भी किलो का बना दीजिए, वह उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। क्या ये फैक्ट पता चला? देखिए, उम्मीद है ये समझ चुके होंगे आप। अब देखिए, उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है ना? उपग्रह का क्या है? परिक्रमण काल। कौन सा है काल है? उपग्रह का परिक्रमण काल। तो उपग्रह जो होता है इसका परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का। उपग्रह का परिक्रमण काल कितना घंटे का? 24 घंटा का। ये याद रखिएगा। उपग्रह कितने हाइट पे होते हैं? 36,000 किलोमीटर। भू अस्थायी उपग्रह जो है वो कितने हाइट पे? 36,000 किलोमीटर पे। 24 घंटे में वो एक चक्कर लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। अब देखिए, वो परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग 400 मीटर का क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे हम लोग एक चक्कर जितना समय में तय कर लेंगे ना, उसी को बोलेंगे परिक्रमण काल। यदि 2 मिनट में मार देंगे उसको मेरा परिक्रमण काल कितना का हो गया? 2 मिनट का। वही बात यहाँ पे है कि जब हम लोग ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं तो हाइट अभी बोल रहे हैं, ज़्यादा हाइट पे जाइएगा ना, वहाँ पे वेग क्या होगा? कम होगा। जब वेग कम होगा, समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा तो मतलब परिक्रमण काल क्या होगा? ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? परिक्रमण काल क्या होगा? ज़्यादा होगा। वही बात यहाँ पे है। ऊंचाई बढ़ने से परिक्रमण काल क्या होता है? बढ़ता है। ऊंचाई घटने से परिक्रमण काल क्या होगा? घटता है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? आप लोग लिखते चलें जो भी है। अब यहाँ पे देखिए, पलायन वेग के बारे में हम लोग देखते हैं। पलायन वेग समझ लीजिए। पलायन वेग का मतलब क्या होता है? पलायन वेग ऐसा वेग है जिससे किसी भी वस्तु को यदि हम लोग ऊपर फेंक दिए ना, वो वापिस पृथ्वी पे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, जिससे यदि किसी भी वस्तु को हम लोग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंक देते हैं तो वो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पलायन वेग। पलायन वेग किस पे डिपेंड करता है? ये ग्रेविटेशन जो यानी कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और किस पे? रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या पे। अब यहाँ पे एक चीज और आप लिखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना? 6 किलोमीटर। समझ गए? 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 6 किलोमीटर। अब समझिएगा, सॉरी 10 टू द पावर 6 मीटर होता है यहाँ, 10 टू द पावर 6 मीटर, या इसी को आप बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर। क्या बोलिएगा इसको? 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, या क्या बोलिएगा? 6400 किलोमीटर। तो पलायन वेग समझे हो? जिस वेग से फेंकने पर पृथ्वी पर वस्तु नहीं आए, उसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग। तो पलायन वेग जो होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कभी कभी पूछ लेता है। पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर यदि वस्तु तय कर रहा है, उसकी रफ्तार है, तो वह पृथ्वी पे कभी लौट के नहीं आएगा। तो ये तो आप पृथ्वी के लिए देख चुके हैं। यही यदि सूर्य के लिए कभी कभी पूछ देता है, सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? बताइएगा। सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर। कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। वही चंद्रमा का भी होता है। चंद्रमा का हालांकि देख लीजिए एक्यूरेट, शायद 2 कुछ किलोमीटर अप्रोक्सीमेट रहता है, 2 कुछ किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। समझ गए आप? क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया? ग्रेविटेशन चैप्टर समझ में आया क्या?
इसमें हम लोग क्या देखे, एफ का हम लोग व्यंजक निकाले, फॉर्मूला निकालने के लिए समझे। कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.65 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। ये सब तो आप सीख चुके हैं, समझ गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं केपलर्स लॉ की तरफ। ठीक है, केपलर्स लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, कक्षीय वेग का नियम। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय वेग का नियम। ये क्षेत्रीय वेग क्या कहते हैं, पहले समझ लीजिए कक्षीय वेग का नियम क्या है। यानी कि सूर्य जो होता है, जैसे ये देखिए इस पथ पे क्या करता है, कोई चक्कर लगा, जैसे अंडा देखे है ना, अंडा की आकृति कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। इसकी आकृति कैसे है, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो अब समझिए यहाँ पे ये ऐसा है। ठीक है, इसमें जो होगा, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये मान लिया जाए यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, पृथ्वी। इसके एक पॉइंट पे क्या रहेगा, यहाँ पे सूर्य रहेगा। ठीक है, सूर्य रहेगा। यानी कि क्या कहता है कि ग्रह जो, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाएगा, चक्कर लगाता है। समझिए, जिसके एक बिंदु पे क्या होते हैं, सूर्य होते हैं, दूसरे पे क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। प्रत्येक ग्रह जो होता है सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इसको कक्षा का नियम कहा गया। ठीक है, दूसरा है नियम क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्रीय वेग क्यों बोला गया, उसके क्षेत्र में वेग कितना ज्यादा है दोस्तों, जब वो सूर्य के नजदीक रहता है ना, उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। समझिएगा, जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक रहता है तो ग्रह का वेग क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे एग्जांपल बताइएगा, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बताइए तो। बुध ग्रह है, चूंकि वो सूर्य के सबसे क्या है, नजदीक हैं, जो वो 88 दिन में क्या करता है, सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेता है। ठीक है, तो वही बात है, सूर्य के जितना नजदीक रहेगा उसका वेग उतना ज्यादा रहेगा, सूर्य के जितना दूर रहेगा उसका वेग उतना कम रहेगा। अब देखिए, जब वेग ज्यादा रहेगा तो परिक्रमण काल क्या होगा, कम होगा ना, नहीं होगा। परिक्रमण काल क्या होगा, कम होगा। अभी बताए ना परिक्रमण काल पीछे, तो परिक्रमण काल क्या होगा, कम होगा। जब वेग कम होगा तो परिक्रमण काल क्या होगा, ज्यादा। समझ गए ना। यही था क्या, पहला नियम को कक्षीय वेग का नियम, द्वितीय नियम को क्षेत्रीय वेग का नियम, तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम हम लोग कहते हैं। तो क्या इसको उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रत्यास्थता के बारे में। समझिएगा थोड़ा सा प्रत्यास्थता क्या होता है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि प्रत्यास्थता को इसका इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी। क्या होता है इसका, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को फैलाना। ठीक है, जिससे रबर आप देखें, रबर को आप खींचिएगा ना तो वो क्या होता है, फैलता है। ठीक है, प्रत्यास्थता जो होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जब अपने परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कोई भी वस्तु जो अपने परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। एक वस्तु जो अपने परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, यानी कि उस पर बाहरी बल लगा दिए, बाहरी बल लगाने पर क्या होता है, पूरा वो फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा। जैसे बल हटाएंगे ना, पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। फिर मतलब वो क्या करे, वो परिवर्तन होना नहीं चाह रहा है, मतलब वो अपने परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है ना, इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ चुके हैं आप। प्रत्यास्थता क्या होता है, जो अपने परिवर्तन का विरोध करता हो उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। समझ गए। अब समझिएगा, दूसरा वर्ड आएगा प्रतिबल। प्रत्यास्थता आप समझ चुके हैं। जैसे आपसे बोलेगा कि रबर कोमा इस्पात, रबर कोमा इस्पात, इसमें बताइए तो प्रत्यास्थता किसका ज्यादा है,
बताइएगा। हम क्या बोले, प्रत्यास्थता बताए हैं कि जो अपने परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, क्या आप इस्पात को अथी कर सकते हैं, न मार सकते हैं? नहीं ना हो, लेकिन रबर को तुरंते न मार दीजिएगा, न मारिएगा कि नहीं? तो आखिर इसका विरोध कम न है, इसका विरोध क्या है, ज़्यादा न है। तो जिसका विरोध ज़्यादा रहेगा उसकी प्रत्यास्थता भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मतलब प्रत्यास्थता किसका ज़्यादा है, इस्पात का न हो। समझ चुके हैं? तो इस्पात की प्रत्यास्थता क्या है, ज़्यादा। अब समझिएगा प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल जो होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबल। क्या कहेंगे, प्रतिबल। सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखें। प्रतिबल जो होता है बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्र यानी कि प्रतिबल एक तरीके से दाब है। क्या है, दाब है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, वही एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को भी क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। समझ चुके हैं? बल का मात्रक बताइएगा, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक बताइए तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जरूर याद रखना, एसआई मात्रक जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा होता है प्वासो का अनुपात। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। प्वासो का अनुपात बराबर होता है अनुदैर्घ्य विकृति। क्या होता है, अनुदैर्घ्य विकृति बटे अनुदैर्घ्य नहीं, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, बस ये सिंपली फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। तो प्वासो का अनुपात बराबर क्या होता है, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। याद रखिएगा। अब है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक का मात्रक पूछ रहा है। इन सब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रत्यास्थता गुणांक का भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझिए कैसे निकला। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति होता है कि फैलना, विकृति क्या होता है, फैलना होता है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है। इस तरीके से प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो समझ चुके हैं, प्रत्यास्थता समझे, जो अपने परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा रबर और इस्पात में किसका ज्यादा रहेगा, इस्पात का ज्यादा रहेगा। दूसरा बताए प्रतिबल, प्रतिबल में क्या बताए, बल बटे क्षेत्रफल। तो यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक, इनका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक को देख ही ले चुके हैं। प्वासो का अनुपात बराबर क्या होता है, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे क्या होता है, विकृति होते हैं। प्रतिबल बटे क्या होता है, विकृति। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, समझे कि नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रेशर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, दाब। इससे पहले भी हम लोग दाब का जिक्र कर चुके हैं, दाब एक अदिश राशि पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे भी देख लीजिए, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। समझ लीजिए ध्यान से, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बल ज़्यादा लगाएंगे तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बल ज़्यादा तो दाब ज़्यादा, बल कम तो दाब कम। दूसरा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। वही क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब क्या लगेगा, उस पर ज़्यादा लगेगा। समझ चुके हैं आप। क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बोलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी का एक और मात्रक होता है, एसआई मात्रक लिखिएगा, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। कितना,
पास्कल होता है। तो पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। चूंकि पास्कल क्यों रखा गया? दाब से रिलेटेड पास्कल ने 2 नियम दिया था। कितना नियम दिया? 2 नियम। वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब देखिए, दाब बराबर एक फॉर्मूला होता है H गुना D गुना G होता है। समझ लीजिए, H फॉर क्या होता है? ऊंचाई होता है। ऊंचाई बोलिए या इसको क्या बोलिए? गहराई बोलिए। ठीक है, H फॉर क्या होगी? गहराई। D फॉर होता है डेंसिटी, बोले तो घनत्व। G फॉर होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। समझ लीजिए अभी ध्यान से इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दाब बराबर P बराबर होते हैं H गुना D गुना क्या होता है? G होता है। समझिए, दाब जो होता है, जब जब गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ने से दाब क्या होगा? बढ़ेगा। गहराई बढ़ने से दाब क्या, हम जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को जरूर आप नोट करते चले, हर एक पॉइंट को लिखना संभव नहीं है। ठीक है, तो गहराई बढ़ने से H क्या है? गहराई है, डायरेक्टली है। ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा। मतलब गहराई बढ़ने से दाब बढ़ेगा, गहराई घटने से दाब क्या होगा? घटेगा। दूसरा पॉइंट है घनत्व। घनत्व बढ़ने से दाब क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व बढ़ने से दाब क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व घटने से दाब क्या होगा? घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से दाब क्या होगा? बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने से दाब का मान क्या होगा? कम होगा। इसीलिए कहता है, एक दूसरी पॉइंट ये है कि जो शांत जल रहता है, शांत जल मतलब ये जो हम लोग तैरते हैं, ऊपर वाला लेयर रहता है वो शांत रहता है। ठीक है, जो शांत जल रहते हैं उसमें आप कहीं पे भी देखिएगा ना, किसी भी वस्तु को लेके जाइएगा, वहां पे एक समान दाब लगता है। क्या लगता है? वहां पे एक समान। शांत जल में स्थित प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला दाब क्या होता है? समान होता है। शांत जल में स्थित प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला दाब क्या होता है? समान होता है। याद रखिएगा। अगला देखिए, ये तो समझ चुके ये पॉइंट आप। अब देखिए पास्कल का प्रथम नियम क्या कहता है। पास्कल का जो प्रथम नियम कहता है, हम लोग देखते हैं, ये कहता है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला दाब क्या होगा? समान होगा। अभी बोले हैं ना, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को क्या मान लिया जाए? नगण्य मान लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम नियम था। दूसरा नियम में क्या कहते हैं? यदि बंद बर्तन है, चलिए बंद बर्तन है, ठीक है, बंद बर्तन का मतलब एगो बाल्टी ले लीजिए या एक क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल ले लीजिए। ठीक है, यानी कि वो है बंद बर्तन, सॉरी बंद बर्तन वो नहीं, वो कुकर जैसे ले लीजिए। कुकर में जो होता है, जैसे कुकर को हम लोग हीट करते हैं तो कुकर में कहीं ऐसा होता है कि एक जगह दाब ज़्यादा लगा, एक जगह कम लगा। कहीं देखे हैं कि एक जगह चावल ज़्यादा पक गया, एक जगह कम पक गया, ऐसा देखे हैं क्या? नहीं ना हो। तो यानी कि बंद बर्तन के अंदर स्थित हर एक जगह दाब क्या होता है? समान होता है। तो दोस्तों ये किसका नियम है? पास्कल का दूसरा नियम। पास्कल का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। क्या आपको ये याद रहेगा? तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। पास्कल के पहला समझ गए ना जी? पहला समझे कि नहीं? तो शांत जल में स्थित प्रत्येक वस्तु पर दाब समान होता है। बंद बर्तन के स्थित वस्तु के प्रत्येक भाग पे दाब समान रूप से लगता है। तीसरा, पास्कल के नियम का उपयोग कहाँ कीजिएगा बताइए? तो इसका उपयोग होता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। किस में होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में। हाइड्रोलिक ब्रेक ले लीजिए या हाइड्रोलिक जक ले लीजिए। ठीक है, दूसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट ले लीजिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तीसरा हाइड्रोलिक प्रेस ले लीजिए, हाइड्रोलिक प्रेस। समझ चुके हैं? तो यानी कि पास्कल के नियम का उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, इन सबों में किसका यूज होता है? पास्कल के नियम का। दूसरा है आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का उतना नहीं याद रखना है, सिंपली आप याद रखिए आपेक्षिक घनत्व की माप किससे की जाती है? हाइग्रोमीटर से। किससे की जाती है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, किससे किया जाते हैं? हाइड्रोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर, ये ग्रो नहीं, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता की। और ग्रो जो होता है आप आर्द्रता के लिए, यहीं पे ड्रो यदि रहेगा तो ड्रो से किसकी? घनत्व की, ग्रो से किसकी? आर्द्रता की।
समझ चुके, उम्मीद है समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं, अब समझिएगा थोड़ा सा, एक और नियम यहाँ देख लेते हैं, आर्किमिडीज का नियम। यदि आपसे पूछ देना कभी कभी कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम, ठीक है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, द्रव में तैरने से। किससे है, द्रव में तैरने से। कोई भी वस्तु जब तैरता है तो वह किससे संबंधित है, आर्किमिडीज के नियम से। किससे संबंधित है, आर्किमिडीज के नियम से। आगे अब देख, वस्तु कब तैरता है, कोई वस्तु कब तैरेगा, जब वह वस्तु अपने वेट के बराबर जल को क्या करता है, विस्थापित करता है, तो वह वस्तु क्या होता है, तैरता है। वह वस्तु क्या करेगा, तैरेगा। अब देखिएगा, जब समुद्र में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो तो बर्फ का 9/10 भाग, बर्फ का 1/10 भाग, समझिएगा इसको, 9/10 भाग और 1/10 भाग। तो बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है, बर्फ का टुकड़ा लीजिए या आदमी लीजिए, जब वह तैरता है तो बर्फ का जो 9/10 भाग है यह समुद्र के कहाँ रहता है, अंदर रहता है। ये समुद्र के कहाँ रहेगा, अंदर। और बर्फ का 1/10 भाग कहाँ रहेगा, समुद्र के बाहर, ठीक है, समुद्र के कहाँ रहेगा, ये बाहर रहेगा। तो उम्मीद है इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। प्लवन तो आप समझ गए, ये समझ चुके होंगे। बर्फ का जब टुकड़ा तैरता है तो बर्फ के टुकड़े का 9/10 भाग अंदर रहता है और 1/10 भाग कहाँ रहता है, बाहर रहता है, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, बल बटे लंबाई होता है। तो अब इसमें देख लीजिए पृष्ठीय तनाव क्या है। हम लोग मान लिया जाए ऊपर जल को लेके जाते हैं, ठीक है, या हवाई जहाज पे लेके जाइए या 10 मंजिला मकान पे जल को लेके जाइए। आप ऊपर से वाटर को क्या कीजिए, जल को गिरा दीजिए, ठीक है, जल को आप क्या किए, गिरा दिए। वो नीचे आते आते, जैसे मान लिया जाए हम लोग ऊपर से क्या किए हैं, वर्षा किए हैं, ठीक है, ऊपर से क्या किए हैं, वर्षा किए हैं, ठीक है, ऊपर से इतना लेयर में वर्षा किए हैं। यही दोस्तों नीचे आते आते ऐसे बनते जाएगा, ठीक है, ऐसे बनते जाएगा, समझ गए, ऐसे बनते जाएगा। नीचे आते आते क्या होता है, वो कोशिश करेगा हम कितना कम क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकें। पूरा बड़े क्षेत्रफल में उसको हम वहाँ से छोड़े थे, नीचे आते आते वो एरिया को क्या कर लिया, बहुत कम कर लिया। मतलब ये होता है कि कोई भी द्रव जब कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हो, उसी को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव होता है कि मतलब जल का क्या होना, सिकुड़ना, जल का क्या होना, सिकुड़ना क्या कहलाता है, पृष्ठीय तनाव। समझ चुके हैं। पृष्ठीय तनाव कम होगा तो इसीलिए कहता है कि गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है बताइए तो, इसी पृष्ठीय तनाव के कारण। एग्जाम्पल समझ लीजिए सिर्फ। तो जो पृष्ठीय तनाव होता है इसका खाली पहले मात्रक देख लीजिए, पृष्ठीय तनाव का मात्रक, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन पर क्या लिखिएगा, मात्रक, मीटर, ठीक है। देखिएगा, समझिए, पृष्ठीय तनाव जो होता है, पृष्ठीय तनाव जब वह कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता हो, ठीक है। पृष्ठीय तनाव के कारण कहा जाता है कि गर्म भोजन क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, चूंकि उसका पृष्ठीय तनाव क्या है, कम है।
ठीक है। दूसरा बोलता है कि जो पानी होता है, नाली सब होता है, उस पे जैसे मिट्टी का तेल डालिएगा ना तो मच्छर क्या होता है, सब मर जाता है। क्यों मरता है? कि क्योंकि वो पानी का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। और जो मच्छर का उस पर लार्वा तैरता है ना, वे सब के सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। समझ गए? सब के सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मच्छर मरी गए, है ना, ये कहा जाता है। उसके बाद होता है, ये सब के सब आप पृष्ठीय तनाव के कारण समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट और है कि जैसे एक पॉइंट होता है संसंजक बल होता है। कौन सा होता है? संसंजक बल। एक होता है आसंजक बल। संसंजक बल होता है समान अणु के बीच लगने वाला बल। और आसंजक होता है भिन्न भिन्न सतह या अणु, ठीक है, के बीच लगने वाला बल। समझ लीजिए हो, लगने वाला क्या है, बल है। समझिएगा संसंजक क्या होता है। जैसे पदार्थ देखें, कोई ईंटा देखे है ना, ईंटा भी क्या रहता है, उसके सारे के सारे कण एकजुट रहते हैं कि नहीं, एकजुट रहते हैं। चूंकि समान अणु के बीच में बल काम कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वहाँ पे कौन सा बल। जैसे ईंटा ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, इस सब में कौन सा बल काम कर रहा है, संसंजक बल काम करता है। समझ गए? दूसरा होता है आसंजक बल। आसंजक बल का मतलब है 2 अलग अलग सतह, ठीक है, 2 अलग अलग सतह। जैसे देखिए गिरगिटिया देखे हैं, गिरगिटिया छिपकली जब दीवार पे चढ़ता है तो वो उससे चिपके हुए रहता है। क्यों रहता है? इसी आसंजक बल के कारण एक तो दीवार अलग हो गया, एक गिरगिटिया का पैर अलग हो गया कि नहीं, हो गया ना हो। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो 2 अलग सतह के बीच लगने वाले बल को आसंजक, 2 समान सतह के बीच लगने वाले बल को संसंजक। उम्मीद है आप इतना पॉइंट आप जरूर समझ चुके होंगे, ठीक है, ये सब समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, पृष्ठीय तनाव आप समझ चुके हैं, संसंजक बल समझ चुके हैं, आसंजक बल आप समझ चुके हैं। वही कहता है कि जब ताप बढ़ाते हैं, समझिएगा, ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव घटता है। पृष्ठीय तनाव क्या होता है, घटता है। और ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है, घटता है। पतली सुई पृष्ठीय तनाव के कारण ही क्या होती है, जल में डूब जाती हैं। क्या होती है, पतली सुई जो होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी पे क्या होती है, तैरती हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हम बताएं कि मच्छर पे पानी में जो होता है मिट्टी का तेल डालते मच्छर मर जाता है। दूसरा बोले गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है। तीसरा कपड़ा जो हम लोग धुलाई करते हैं सर्फ में जैसे डालते हैं तो कपड़ा साफ होता है। क्यों होता है, चूँकि पृष्ठीय तनाव उसको वो कम कर देता है, जिसके चलते जितना भी मैल है उससे कचरा वो सब के सब क्या कर देते हैं, वो बाहर कर देते हैं। इन सबों के पीछे क्या छुपा हुआ है, पृष्ठीय तनाव। समझ चुके हैं आप। आगे देख लीजिए केशिकत्व होता है, ठीक है, केशिकत्व क्रिया। एक और पॉइंट देख लीजिए आप, केशिकत्व। तो चलिए इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक जरूर मैसेज पहुंचे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।